हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में विज्ञान पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले हम लोग जान ले प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु को देखने के लिए एक कारक की तरह कार्य करता है। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्रकृति और मानवीय दोनों हो सकते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं का प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाती हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब। बल्ब और मोमबत्ती जलने के बाद देती है प्रकाश, लेकिन सूर्य जो है वो हमेशा प्रकाश देते रहता है। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टेबल, पुस्तक, कुर्सी, ईंट इत्यादि। इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है और न ही वो जलाने के बाद प्रकाश देते हैं। प्रकीर्णन, जब सूक्ष्म कणों पर प्रकाश पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, मतलब जहां धूप नहीं पड़ता है। प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। मतलब जब बहुत सारी किरणें एक साथ जाएंगी तब उसे क्या कहा जाएगा? किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज जिसे डाइवर्जिंग बीम कहेंगे, समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम। अब बारी बारी से समझ लेते हैं ये तीनों क्या है। अपसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है अपसारी किरण पुंज कहलाती है। मतलब इसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और आगे फैलता चला जाएगा। समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो जरूर एक साथ बहुत सारी, लेकिन वे एक दूसरे के समांतर होकर चले जाएंगे। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। मतलब बहुत सारी किरणें निकलेंगी और एक जगह वो मिलेंगे, इकट्ठा होंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे पानी, कांच, हवा इत्यादि। इनमें प्रश्न आता है बच्चों कि इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है या इनमें से किससे पारदर्शी पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन में रहेगा पानी, पानी नहीं रहेगा, कांच, हवा, प्लास्टिक और लकड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी, क्योंकि कांच से, हवा से और प्लास्टिक से इससे प्रकाश पार हो सकता है। अब है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं। मतलब जिनसे अंशतः प्रकाश की किरण पार करता है। अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा, उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच,
रंगीन प्लास्टिक इत्यादि। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते, बिल्कुल भी नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। कागज, चमड़ा, ईंट, पत्थर, है ना, ये अपने में से प्रकाश को बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं, इसलिए क्या कहे जाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अब है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकाश का प्रवर्तन। यही चैप्टर का भी नाम है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आपने ऐनक जरूर चमकाया होगा, है ना। क्या करते हैं, धूप में ऐनक लेके खड़े होते हैं और जो सामने खड़ा होता है व्यक्ति, उसके आँख पे ऐनक का रोशनी डालते हैं। ये क्या होता है, ये किस घटना को दिखाता है, प्रकाश के प्रवर्तन को। प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम हैं। देखा होगा आपने, कुछ चमकाते वक्त कुछ एंगल बनाना पड़ता है, कोण बनाना पड़ता है। तो ये किस नियम पे काम करता है, तो ये इनके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जिधर से आपतित किरण आता है, परावर्तित किरण भी उधर ही जाता है और आपतन बिंदु का लंब भी उधर ही खींचा जाता है। यानी तीनों क्या होते हैं, एक समतल में होते हैं। यानी अगर एक तल बनाया जाए तो तीनों का तल क्या होगा, एक ही तल होगा, सेम। दूसरा है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देखा होगा आपने, जितना कोण बनाया होगा उतना ही कोण से वो प्रकाश का प्रवर्तन भी होता होगा। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसमें 6 बिंदु याद रखना है दोस्त, 6 बिंदु। एक है आपतित किरण, दूसरा है आपतन बिंदु, तीसरा है अभिलंब, चौथा है आपतन कोण, पांचवा है परावर्तन कोण और एक है परावर्तित किरण। मतलब ऐसे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, एक है अभिलंब, एक है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाली, यानी आने वाली, सीधी सी बात कहें, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती, यानी जिस बिंदु पर दर्पण से टकराती है, उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, है ना। इसे ओ द्वारा सूचित करेंगे, आपतन बिंदु। अगला है परावर्तित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु जहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है वहाँ पे जो लंब डाला जाता है 90 डिग्री, है ना, जो लंब खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, है ना। मतलब नहीं समझ में आया, ऐसा समझिए, आने वाली किरण और जो आपतन बिंदु पर लंब डाले हैं वो, उनके बीच जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब टकरा कर लौटने वाली किरण और अभिलंब दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर। यहाँ ऐसे समझ लें चित्र के माध्यम से, है ना, आपतित किरण और एन नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आई, यानी आपतन कोण। और परावर्तित किरण यानी बी और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आर, यानी परावर्तन कोण। समझ गए होंगे। अब है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण से अगर लंबवत हम डालें, प्रकाश टॉर्च जलाएं तो क्या होगा, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन ठीक उसी रास्ते पर होती है जिस रास्ते से वो आती है, यानी उसी रास्ते पर लौट जाती है। यहाँ चित्र से समझ लें, है ना। क्या है, ये समतल दर्पण है, ए बी एक समतल दर्पण है ना, और पी बिंदु पर टॉर्च जलाया मैंने एन से, तो क्या होगा, वो टकराकर परावर्तन के बाद वापस एन पर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल और आपतन कोण और परावर्तन, नॉर्मल और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही रेखा पर हैं। अर्थात
आपतन कोण 0, परावर्तन कोण भी 0। किरण आरेख क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरण आरेख के बिना जो है हम लोग दर्पण को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो बता दें, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। यानी प्रकाश जैसे जैसे जाता है और उसके चित्र को दर्शाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? किरण आरेख। नाम से ये स्पष्ट है। आरेख का मतलब आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ, है ना। तो किरण जैसे जैसे आई गई वैसे वैसे ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? किरण आरेख कहलाएगा। अगला है प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब बहुत सारे प्रकाश जो है आ रहे हैं और दर्पण से टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वे एक जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगर मिलते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बस इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन परिभाषा एग्जैक्ट याद रखना है, परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। VVI क्वेश्चन है, प्रतिबिंब के प्रकारों का वर्णन करें, या प्रतिबिंब जो है दोनों प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये कोई प्रश्न आते रहता है। तो सबसे पहले जान ले कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक में मिल रहा है। जहाँ पे ये वास्तविक में मिल रहा है वहाँ पे हम एक पर्दा लटका देंगे और तो वो प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त होगा। यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा सीधा होता है। इसमें क्या चेंजिंग है? चेंजिंग याद रखना है। केवल इसमें क्या है कि परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना। यही चेंजिंग याद रखना है। यह क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो अंतर जान गए होंगे। अंतर क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं दोनों को। अंतर सबसे पहले है वास्तविक प्रतिबिंब में जो है किरणें वास्तव में मिलती हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। अब है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कोई वस्तु आपने देखा होगा, सब कोई मिरर के सामने बाल झाड़ते हैं, चेहरा देखते हैं तो सब अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि हम जितनी दूर खड़े रहते हैं दर्पण से प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है ना। यानी जितना आगे वस्तु होती है प्रतिबिंब उतनी ही पीछे बनती है। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर, है ना। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं और भी हैं जो जान ले। सबसे पहला हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हो गया कि वस्तु का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा है प्रतिबिंब के अपेक्षा वस्तु जो है प्रतिबिंब, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनता है ना। वास्तविक बनता है या काल्पनिक? काल्पनिक बनता है क्योंकि वो दर्पण के अंदर बनता है। तो काल्पनिक बनता है ना। और सीधा बनता है। काल्पनिक मतलब सीधा, सीधा बनता है, बराबर दूरी पर बनता है और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें क्या है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी जब दाहिने हाथ से खाते हैं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो लगता है कि बाएं हाथ से खा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं इसे।
पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन भी बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। प्रतिबिंब के इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, यानी कि पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और बात, जितनी दूर पे वस्तु होता है उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है, ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब है गोलीय दर्पण। ठीक है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी खोखला गोला था, उसके टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल, है ना। आगे एक और पढ़ना है परावलयी, वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है और बाहरी सतह रंगा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जो प्रतिबिंब, जो परावर्तन का जो एरिया है, जो चमकीला एरिया है, जो प्रवर्तक सतह है, वो क्या होता है, धंसा हुआ, ये याद रखना है। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यानी कि जो जिस प्रतिबिंब बनने का एरिया है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। और रंगा हुआ कौन सा होता है, धंसा हुआ भाग। उल्टा, धंसा हुआ भाग क्या होता है, रंगा हुआ होता है। इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र से देख लें, देखिए इसका रंगा हुआ भाग जो है वो उठा हुआ है अवतल का, और प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। मेन परिभाषा क्या है, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो अवतल, और जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल। उत्तल में प्रवर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। अवतल में प्रवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। बस परिभाषा इतना ही याद रखना है। ध्रुव क्या है, तो दर्पण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी, पोल, पी द्वारा सूचित करते हैं। अगला है वक्रता केंद्र, इसे सेंटर भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सही बात है, अगर वो किसी गोले का टुकड़ा है तो गोला का जरूर कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। इसे सी द्वारा, सेंटर, सी फॉर सेंटर द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है, रेडियस, आर फॉर रेडियस। ठीक है, मुख्य या प्रधान अक्ष, ये क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं उसका वक्रता केंद्र होगा, टूटा हुआ है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बीच का भाग होगा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव। तो सेंटर और ध्रुव यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे पीसी द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों पीसी, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर, मिलाने वाला लाइन पीसी। ठीक है, अब है मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को फोकस में प्रॉब्लम है, तो देख लें, ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आते हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष है पीसी, उसके समांतर ऊपर या नीचे, है ना, बहुत सारी जो है वो किरणें आती हैं और आने के बाद, टकराने के बाद कहीं ना कहीं मिलती हैं, तो सच में मिल रही हैं तो वहीं फोकस हो गया। अगर सच में मिल नहीं रही, लग रहा है कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वही फोकस हो जाएगा, और इसे एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी क्या है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव, ध्रुव से, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इतना याद रखना है नोट में, सारी दूरियां दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, तो फोकस का जो फोकस दूरी निकालना है तो वो फोकस से और ध्रुव से, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, दूसरा है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले अवतल में देख लें। क्यों, अवतल में 1 2 नहीं बल्कि 6, कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, इसलिए अवतल का पहले देख लेना है। उत्तल में मात्र 1 प्रतिबिंब बनता है, बनता तो सभी जगह है लेकिन उसका सब सेम, अधिकतर सेम होता है, इसलिए हम लोग अवतल को पहले देखते हैं। तो ये रहा अवतल। पहला कहाँ है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, तो
एफ फोकस के अंदर मतलब पी और एफ के बीच। देख लीजिए ए भी एक वस्तु है, जो कहाँ रखा हुआ है, एफ और पी के बीच रखा हुआ है, यानी फोकस के अंदर रखा हुआ है ना। एक प्रकाश की किरण आई कहाँ से, अनंत से, और उसके टोपी से ए से होते हुई दर्पण से टकराई और एफ से होती हुई निकल गई। ठीक है। दूसरा यह है कि वक्रता केंद्र, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आई और वो उसके टोपी से निकल गई, है ना। इधर नीचे की तरफ तो कहीं नहीं मिलेगी, दोनों जो परावर्तित किरण है वो नहीं निकली। किरण आरेख में हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोग ने यही पढ़ा है किरण आरेख में कि वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है, तो वो तो लौट गई, लेकिन कैसे, तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं नीचे, तो बनेगा क्या, लगेगा कि ये आगे जाके मिल रही है ऊपर। देख लीजिए, ये जो एफ से किरण जा रही है, एफ से वो भी लगेगा ऊपर जा रही है, और जो सी से जा रही है वो भी लगेगा ऊपर जा रही है, दोनों एक जगह मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना। जहाँ मिलेगी वहीं से हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधा लाइन खींचेंगे, वो ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि प्रतिबिंब को डैश मानना है, वस्तु ए बी था तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। इसकी क्या विशेषता है, पहली तो ये दर्पण के अंदर बन रहा है तो काल्पनिक है तो सीधा, और यहाँ पे वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये 4 विशेषताएं आता है परीक्षा में कि वस्तु स्थिति दी हुई रहती है और रहता है प्रतिबिंब बनाइए और उसकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है। दूसरा, जब वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, है ना, फोकस पर। देख लीजिए, ये रहा फोकस पे है वस्तु ए बी फोकस पर है, तो क्या करेंगे, 2 किरण आरेख बनाएंगे, कम से कम 2 किरण आरेख। पहला किरण आरेख कहाँ से लेके जाना है, उसके टोपी से, हमेशा सारा टोपी से ही लेके जाना है। टोपी कहने का मतलब तीर जो है ए से लेके जाना है, ए से, है ना, ए डैश नहीं होगा, ए होगा। ठीक है। ए से जो किरण गई है कहाँ से टकरा के लौटेगी, दर्पण से टकरा के कैसे लौटेगी, फोकस होकर जाएगी, क्योंकि नियम है समांतर आते हुई किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। समांतर आते हुई किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तो फोकस से चली गई। दूसरा कहाँ से लेके जाना है, सेंटर से लेके जाएंगे और उसके टोपी से गुजारेंगे, ए से गुजारेंगे, तो क्या होगा, वो अपने ही पथ पर लौट जाएगा। तो आगे नहीं मिलेगा, कहीं आगे नहीं मिलेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, इधर पीछे बनेगा, नीचे कहाँ जाके बनेगा पता नहीं, यानी अनंत पर बनेगा। तो इसकी क्या विशेषता है कि वास्तविक बनेगा। जब भी अनंत पे बनेगा, अगर वहाँ पे जहाँ भी बन रहा है वहाँ पे अगर पर्दा डाल दें तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ठीक है। दूसरा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, अनंत पर बन रहा है तो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, है ना, और जगह कहाँ है, अनंत पर बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है कंडीशन कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी और एफ के बीच रखी हो, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तब क्या होगा, तब यहाँ भी हम लोग 2 किरण आरेख बनाएंगे। पहला उसके टोपी से ले जाएंगे समांतर, जो कि एफ से होके जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा लाएंगे एफ से, नियम का उल्टा, इसी नियम का उल्टा, एफ से आएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो दोनों किरण आरेख, ये गलत बना हुआ है चित्र, है ना, दोनों किरण आरेख कहाँ मिलेगा, सी से परे, यहाँ नहीं मिलेगा, सी और एफ के बीच नहीं मिलेगा, और ये और आगे जाएगा, इसका मतलब है कि एफ गलत लिया हुआ है, एफ और इधर होना चाहिए था। ठीक है। हाँ, तो सी से परे बनेगा, यानी कहने का मतलब सी से आगे बनेगा। तो कैसा विशेषता में क्या हो गया, विशेषता में हो गया कि वास्तविक बनेगा। जब ये उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है तो उल्टा, बड़ा बनेगा, है ना, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र इधर हो गया अनंत, तो उसके बीच बनेगा। ठीक है। अगला है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सी पर हो तो कैसा बनेगा, तो सी पर है तो यहाँ भी 2 किरण आरेख गुजारेंगे, एक समांतर लाएंगे जो फोकस से होके जाएगी, और दूसरा जो है वो फोकस से लाएंगे तो समांतर हो जाएगी। दोनों कहाँ बनेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनेगा, यानी सी पर ही बनेगा, ये सबसे अच्छा है। सी पर वस्तु है, सी पर बनेगा, बराबर बनेगा, है ना, न बड़ा न छोटा, बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा, सीधा है, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक बन रहा है ना। अगला है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है ना, तो देख लेते हैं, ये रहा वक्रता केंद्र सी और ये रहा उसके परे, है ना, अनंत। तो अनंत के बाहर एक ए बी वस्तु है, समांतर आने वाली किरण एफ से होके गया है,
और सी से होने वाली जाने वाली किरण अपने ही पथ पर लौट गया है। दोनों मिलके कहाँ बना है? सी और एफ के बीच। कैसा बनेगा? देख सकते हैं कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। हाँ, वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा, है ना। ये दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक मतलब उल्टा, है ना, छोटा बन रहा है, ठीक है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। अगला है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर का थोड़ा सा प्रतिबिंब अलग दिखाना है ना। ये किरण आरेख से थोड़ा सा हटके है। क्या करना है? ऐसा प्रतिबिंब बनाना है कि वो फोकस पे ही बने। देख लीजिए, ऐसा दो समांतर लेके आना है वहाँ से कि टकराने के बाद दोनों को कहाँ से गुजारना है? एफ से बने। थोड़ा सा बनाते वक्त सावधानी क्या रखना है? एफ के नीचे ही पहले ही एफ के नीचे से गुजारना है ना, स्वतः गुजारना है और एफ पे ही बनना चाहिए। इस तरह से आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी अनंत में वस्तु रखे हैं तो उसका जो लाइन खिंचाएगा समांतर, वो टकराने के बाद कहाँ कटना चाहिए? एफ पर कटना चाहिए। ये ध्यान देना है। विशेषता क्या है? वास्तविक बनेगा। देख लीजिए, दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक मतलब उल्टा, वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे जैसे सेंटर से इधर आता है वस्तु से छोटा होता जाता है। और कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन है, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हो तो कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हो तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा, जब वस्तु फोकस पे रखी हो तो कैसा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और बड़ा। तीसरा, जब फोकस और सेंटर के बीच रखी हो तो कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच। कैसा बनेगा? उल्टा और बड़ा, है ना। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है और वो कैसा बनता है? उल्टा, है ना, वस्तु के बराबर। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। अगला, जब वस्तु कहाँ रखी हो? सेंटर के बाहर। सेंटर के बाहर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। लास्ट कंडीशन क्या है? कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद फिगर बन जाएगा, ठीक है। अब है एक प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये कैसे होता है? तो मान लीजिए कि एक उत्तल दर्पण है, मान लीजिए क्या है ही उत्तल दर्पण है, एक वस्तु है ए बी, कहीं भी रखा हो, है ना, उसका फोकस तो इधर है, फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है जो कि दाहिने तरफ है ना। बाएं तरफ क्या है? परावर्तक सतह और एक वस्तु है जिसका नाम क्या है? ए बी। ए बी के समांतर एक रेखा खींचे जो कहाँ से जाएगी? एफ से। तो एफ तो इधर नहीं है तो लगेगा कि एफ से जा रहा है, चल जाएगा वो पहले ही, लेकिन लगेगा कहाँ से जा रहा है? एफ से होके जा रहा है, ठीक है, एफ से जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा दूसरा यह है कि सी, ये थोड़ा सा तिरछा लाइन मिल गया है, स्केल से मिलाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये स्केल से अगर मिलाते हैं सी तो ये क्या होगा? अपने ही पथ पर वापस आ जाएगा, है ना, अपने ही पथ पर वापस आ जाएगा। तो कहाँ बना? ये तो बाहर, इधर दर्पण के बाहर तो नहीं मिलेगा, दर्पण के अंदर मिलेगा। कहाँ? जहाँ दोनों मिल रहा है वहाँ पे एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश। देख लीजिए ध्यान से, इसका प्रवर्तक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है ना, उत्तल दर्पण होने के कारण इसका प्रवर्तक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और इसका छोटा इमेज बनता है। जैसे जैसे वस्तु नज़दीक लाएंगे उसका क्या थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब है जो कि परीक्षा में हमेशा आता है, वो है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का बहुत सारा उपयोग है, उसमें से मुख्य उपयोग बता देते हैं। पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब सैलून, है ना, सैलून में क्या आता है? हजामत बनाने के लिए किया जाता है, सेविंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, इस दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहन का हेडलाइट तथा सर्च लाइट के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। आपने टॉर्च खोला होगा तो एक चमकीला कटोरी देखा होगा। चमकीला कटोरी क्या होता है? कुछ नहीं, यही अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। उससे टकराकर प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी जाती हैं, ठीक है। तीसरा है, इस दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच करने के लिए होता है। ये डॉक्टर जो है ना अपने सिर के ऊपर लगा के रखता है इस दर्पण को, है ना, ताकि इससे जो है वो रोगियों के नाक, कान, आँख, दांत, गला को आसानी से वो बड़ा करके जूम करके देख सके। अगला है, इस दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। सौर भट्टी में यानी कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने के लिए या सोलर एनर्जी को करंट में बदलने के लिए सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है।
अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, बट ना जान ले कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक उपयोग है उसका, है ना। वो क्या है, वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि पीछे देखने के आईने के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये प्रश्न आता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रवर्तक क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, प्रवर्तक क्षेत्र व्यापक होता है, और उसका सीधा इमेज बनाता है ना, सीधा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। जैसे जैसे वस्तु करीब आती है वैसे वैसे इमेज क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। ठीक है। चिन्ह परिपाटी जो कि जानना जरूरी है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष का निर्देशांक जो है, मुख्य अक्ष को x और x डैश माना जाता है। ऐसे भी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, है ना। मुख्य अक्ष जो x है तो दूसरी तरफ क्या होता है, x डैश होता है। सभी दूरियां जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जी, दर्पण में सभी दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव, पोल से। ठीक है, P से। दर्पण के अक्ष जो होते हैं x एक्स के लंबवत मापी गई दूरियां ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। याद रखना है, हम लोग ऐसे भी बहुत पढ़ चुके हैं सब, है ना। ऊपर की ओर जो y अक्ष होता है वो प्लस, और नीचे की ओर जो y डैश अक्ष होता है वो क्या होता है, माइनस। ठीक है। वस्तु दूरी क्या होती है, तो ध्रुव से कहाँ से मापी जाती है दूरी, ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अगर O फॉर ऑब्जेक्ट है, P फॉर पोल है, तो उसकी वस्तु दूरी हो जाएगी PO। ठीक है। इसे U द्वारा, छोटी u द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव P से प्रतिबिंब I, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इमेज I बोलेंगे, और ध्रुव को P बोलेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी PI को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। इसे क्या से सूचित करेंगे, छोटा भी से सूचित करेंगे। अगला है फोकस दूरी। ध्रुव P से दर्पण के F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, PF, और इसे फोकस दूरी कहेंगे। इसे छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फोकस दूरी या फोकसांतर फोकस दूरी कहते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव P से वक्रता केंद्र कहाँ होगा, C पर होगा, है ना। वक्रता केंद्र C पर होगा तो उनकी दूरी को क्या कहेंगे, PC, और इसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, R फॉर रेडियस। ठीक है। आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई, सबसे पहले किसका लेना है, प्रतिबिंब का, यानी A डैश B डैश की ऊंचाई। ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई AB की ऊंचाई के अनुपात को, यानी कि भागा देना है दोनों को, को आवर्धन कहते हैं। इसे M द्वारा सूचित किया जाता है। M क्यों, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन, M फॉर मैग्निफिकेशन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवर्धन। सूत्र है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पे हम लोग को प्रश्न बनाने होते हैं। पहला है F बराबर R/2, क्या, फोकस बराबर त्रिज्या वक्रता त्रिज्या बटा 2। सही बात है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। दूसरा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें क्या है, वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और बस प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका नाम है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला है -v/u, -v/u। ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक में और वस्तु की दूरी धनात्मक में, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी h डैश किसको बोलेंगे, इमेज के हाइट को, और h किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के हाइट को। यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को पहले रखना है, वस्तु की ऊंचाई को बाद में रखना है, दोनों के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। ठीक है। कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं, बता देता हूँ। किरण आरेख। किरण आरेख क्या है, तो हमारे दर्पण में कई तरह के किरण आरेख हैं, और बिना इस किरण आरेख के जो है हम लोग प्रतिबिंब नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण का क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। पहला किरण आरेख का चित्र है कि अगर समांतर आ रही है, अगर x डैश के समांतर कोई किरण आ रही है तो कहाँ से जाएगी, F से होके चली जाएगी, है ना। अगर हम लोग नॉर्मल खींचें, C से अगर आपतन बिंदु पर अगर नॉर्मल खींचें, अभिलंब खींचें, तो I और R होगा जो दोनों बराबर होगा, है ना। उत्तल दर्पण में भी हम लोग देख सकते हैं ऐसा, समांतर आ रही थी तो कहाँ से गई, है ना, कहाँ से गई, F से गई, बट लग नहीं रहा है ना। दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब कोई बस दर्पण के फोकस पे आती है किरण तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये फोकस पे आई, फोकस यहाँ फोकस से होकर दर्पण से टकराई और क्या हो गई, समांतर हो गई। उत्तल दर्पण में भी यही होता है ना। ठीक है। अब है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, C को, है ना।
वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण से फर्क नहीं पड़ता, नियम वही होते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र सी होता है। सी पर आने वाली किरण टकराने के बाद अपने ही रास्ते पे लौट जाएंगे, सी पर आने वाली किरण टकराने के बाद अपने ही रास्ते पे लौट जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण टकराने के बाद अपने ही रास्ते पे लौट जाती है, ठीक है, बिना मुड़े। और एक और है लास्ट, चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव पे आपतित किरण पता है समान कोण बनाते हुए चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनता है, इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण बनता है। तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टिव एंगल बनता है जिसका नाम है आर, है ना। आई और आर दोनों क्या होता है बराबर, है ना, ये परिवर्तन का नियम भी है, आई इक्वल टू आर। और यही चौथा यहाँ पे किरण आरेख में दिखाई पड़ता है कि ध्रुव की दिशा में यानी ध्रुव पर आपतित किरण टकराने के बाद क्या होती है समान कोण बनाते हुए चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 का था, जो कि टाइम कम रहने के कारण शॉर्ट रिवीजन करना पड़ा, है ना। अगले बार बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।